बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, and RMS value of current or voltage, and then phase of alternating current, what is phase lead and what is phase lag, and then about phasor. This is a basic lecture which will help us to understand the other topics of this chapter. इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। अल्टरनेटिव करंट के बारे में आप लोग सब बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। हमारे घरों में जो करंट यूज होता है ये अल्टरनेटिव करंट, या सिंपली हम इसको एसी कहते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिव करंट? अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम्स पर सेकेंड। अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम्स पर सेकेंड इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। या ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन वंस इन वन साइकिल इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। या ऐसे भी कह सकते हैं, अ करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स whose polarity keeps on reversing with time is called alternating current। और हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिव करंट जनरेटर से जनरेट किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, दो तरह के करंट है हमारे पास। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 और 60 हर्ट्ज होती है, या 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये 60 हर्ट्ज है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है डीसी, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अल्टरनेटिव करंट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट होता है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, या वो फॉरवर्ड मूव करता है या वो रिवर्स मूव करता है, बैकवर्ड मूव करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हम एसी को यूज क्यों करते हैं? द बेसिक रीजन फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली। इसको हम लॉन्ग डिस्टेंसेस इसको हम इजीली इसको भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। इसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करके हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इसको सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट, और ज़्यादा एनर्जी जो है ज़्यादा कंजम्पशन भी इसके ऊपर नहीं आती है। ये इसके वर्ल्ड वाइड यूज़ की एक रीज़न है। इसी तरह अल्टरनेटिव करंट को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ करंट हुज वैल्यूज वेरी विद टाइम। इनकी जो वैल्यू है वो करंट के साथ, टाइम के साथ वो वेरी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है। इसकी वैल्यू यहाँ पे 0, फिर जैसे टाइम बढ़ता है वैल्यू बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर कम होती है, फिर 0 हो जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती मैक्सिमम होती है, फिर 0 होती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है, फिर 0 होती है, इस तरह फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन जो होती है, दोनों वेरी करती हैं, पीरियोडिकली वेरी करती रहती हैं। ये इधर टाइम लिया है हमने अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी हमने करंट लिया है। ये जो करंट है इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जबकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? इट इज अ वोल्टेज हुज वैल्यू वेरी विद टाइम्स। ठीक, अगर वोल्टेज की वैल्यू जो है वेरी कर रही है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ मैक्सिमम हुई है, उसके बाद फिर यहाँ मैक्सिमम हुई है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हुई है, कम होते होते 0 हो जाती है यहाँ पे आके, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में,
फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम होना शुरू हो जाती हैं, कम होते होते यहाँ तक ये वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये वोल्टेज की वैल्यू भी जो है वो टाइम के लिहाज से वेरी कर रही है, करंट की वैल्यू भी टाइम के लिहाज से वेरी कर रही है। करंट को अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है या 2 पाई ओवर टी के इक्वल होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई डिवाइड बाई टी के इक्वल होता है। इसलिए हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की, तो ये ओमेगा की वैल्यू है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ठीक, इसी तरह जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, अल्टरनेटिंग करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या है 2 पाई ओवर टी। तो I इज इक्वल टू, वी कैन राइट ओवर हियर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला है, जबकि ये हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला है। ये ग्राफ जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए है और ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। What is the instantaneous value of current? The value of current or voltage at any instant of time. जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो उस वक्त ये एक रेफरेंस लाइन लेते हो आप लोग। तो यहाँ से जब हम ग्राफ ड्रॉ, ये मैक्सिमम वैल्यू 0, ये फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये 0, तो ये रेफरेंस लाइन है। इससे आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू करंट की या वोल्टेज की measured from some reference level at any instant of time is called instantaneous value of current or voltage. The value of voltage or current that exists at any instant of time measured from some reference line is called instantaneous value of voltage or current. This may be the value between maximum and positive and maximum negative value. मीन ये maximum negative value है और ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, इसके बीच में ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। और इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, या 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, साइन, जिससे पहले हमने लिखा है साइन 2 पाई स्मॉल एफ इंटू टी, ये भी ठीक है। ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल भी होता है, या 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हैं। What is the peak value? The maximum value of current or voltage in a cycle is called a peak value. Peak value is the highest value reached in a cycle. अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो साइकिल होता है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सपोज ये करंट है, तो ये इतनी जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये पीक वैल्यू है। जिसे हम आई नॉट और ये वाली मैक्सिमम नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम है। इसी तरह वोल्टेज V नॉट, वोल्टेज लिखना हो तो वो भी V नॉट लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में या अपवर्ड, और नीचे तरफ लिखेंगे इसको माइनस V नॉट, ये माइनस V नॉट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे इसको ये वाला पॉजिटिव V नॉट, ये पॉजिटिव। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, इसे कहते हैं पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है
करंट की, और ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की। नेक्स्ट है पीक टू पीक वैल्यू, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यूज इन अ साइकिल। ये और ये दो पीक वैल्यू होती है एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर दो दफ़ा पीक वैल्यू आती, तो उनके सम को सिंपल साइन ही लेने, सिंपल उनके सम कर लेना, इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ठीक, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या है? पीक टू पीक वैल्यू इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट्स, या करंट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 2V0 वोल्टेज के लिए या 2I0 करंट के लिए लिख सकते हैं, ठीक। द सम ऑफ द पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि पीपी वैल्यू भी कहते हैं, पीपी वैल्यूज। तो ये 2I0 या 2V0 के इक्वल होते हैं। करंट के केस में 2I0 आ जाएगा और वोल्ट के केस में 2V0 आ जाएगा। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग करंट। वेरी वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट डायरेक्ट करंट which would produce heat at the same rate in a resistor as by given alternating current। जो इफेक्टिव वैल्यू होती है पी या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है। हीट क्यों? क्योंकि करंट का एक इफेक्ट होता है हीट प्रोड्यूस करना, करंट का इफेक्ट है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू की का जो करंट है ये उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा एक साइकिल में जितनी हीट एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी एक साइकिल के अंदर, एक पूरे साइकिल के अंदर जितना जितना रोल जो है वो इस क्वांटिटी का है, इस अल्टरनेटिव क्वांटिटी का है, उतना ही इस क्वांटिटी का है। मतलब दोनों इफेक्ट में सेम है, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट जो है वो सेम है। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दोबारा समझाता हूँ, ये जो करंट है ना ये वेरिएबल है, यहाँ पे जीरो, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर कम होना शुरू हुआ, इसका मतलब ये वेरी कर रहा है, और वेरी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है, ये टोटल इफेक्ट है, वो उतना ही है जितना ये जो करंट है जिसकी हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ली है उसका है, ठीक। मसलन ये जो अल्टरनेटिव करंट है इसकी मैं फर्ज कर लेता हूँ पीक वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है। यहाँ पे 0, फिर सपोज 1 2 3 4 5 6 7, सपोज यहाँ पे 10 पहुंचा, फिर 9, फिर 8, फिर कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कभी करंट बढ़ रहा है कभी करंट कम हो रहा है, इसलिए कभी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कभी हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो एक पूरे साइकिल में ऑन द एवरेज जितनी हीट प्रोड्यूस होगी ठीक उतनी हीट यहाँ पे ये वाला जो करंट होगा ना ये होगा 7.07 एम्पेयर का कांस्टेंट करंट। ये कैसे आता है हम अभी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है उसके मुतबादल हम ले लेते हैं हाउ मच, हम ले लेते हैं जो है वो 7.07 एम्पियर का कांस्टेंट करंट, 7.07 का कांस्टेंट करंट। जी तो इस जो 7.07 एम्पियर लिया हमने ये असल में ये पीक ये आरएमएस वैल्यू है, या इसको हम कहते हैं ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट है ये वाला। ये कैसे आया आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो जो
आई इफेक्टिव या IRMS होता है वो कैसे निकलता है? हम क्या करते हैं, हम लेते हैं स्क्वायर रूट 0 प्लस जो पीक वैल्यू होती है ना उसका स्क्वायर लेते हैं, 0 प्लस I0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, ऊपर लेते हैं इसकी हम स्क्वायर रूट, ये बन गई हमारी RMS वैल्यू IRMS। 0 क्यों? मिनिमम वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू I0 है, तो 0 प्लस I0 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम एक साइकिल की एवरेज लेते हैं ना वो 0 आती है, एक साइकिल की एवरेज होती है वो 0 होती है, मतलब जितनी वैल्यू पॉजिटिव होती है उतनी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एवरेज ऑफ ए करंट, अल्टरनेटिव करंट ओवर अ साइकिल इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम देखते हैं पावर डिसिपेशन तो उसमें जो करंट पावर होती है वो 0 नहीं होती, उसमें आई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं, I²R। तो जब हम स्क्वायर ले लेते हैं ना तो जो माइनस साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये जो चीज़ है ना माइनस, या ये वाली ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो पहले पॉजिटिव थी ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हम ये मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास I0 है, ये वाली 0 और ये वाली I0 है, तो इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मीन ले लिया हमने। इसी तरह अगर इसकी यहाँ पे 0 और ये माइनस I0 का स्क्वायर करेंगे, ये भी प्लस I0 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारे पास 0 प्लस I0 का स्क्वायर होल स्क्वायर ये आ जाएगी, 0 प्लस I0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, और ऊपर जो अंडर डाली है रूट मीन स्क्वायर होगी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू IRMS। तो जब ये लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास I0 ओवर √2, ये चीज़ बन जाएगी, या जो 1 ओवर √2 जो 0.707 होता है इंटू I0। अब जो I0 है पीक वैल्यू, अगर ये 10 हो तो 10 को मल्टीप्लाई करें 0.707 के साथ, 0.707 के साथ, तो ये बन जाएगी हमारे पास 7.07 एम्पेयर की एक कांस्टेंट वैल्यू। अब इस कांस्टेंट वैल्यू ने उतना ही इफेक्ट रखना है, उतना ही इफेक्ट करेगी किसी बॉडी के ऊपर, किसी रेजिस्टर के ऊपर, जितना ये जो 10 एम्पियर जिसकी पीक वैल्यू थी, जितना ये करंट कर रहा है, क्योंकि ये करंट कभी ज़्यादा कभी कम इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसने कांस्टेंट इफेक्ट करना है 7.07 में। तो 7.07 एम्पियर का जो करंट है, इसका इफेक्ट किसी रेजिस्टर के ऊपर, किसी वायर के ऊपर उतना ही होगा जितना 10 एम्पियर जिसकी पीक वैल्यू करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, उसका इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट्स में दोनों करंट जो होंगे वो सेम होंगे। कौन कौन से? अल्टरनेटिव करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट, दोनों इफेक्ट्स में सेम होंगे। यही बात हमने कही, क्योंकि ये जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं। तो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज दैट डायरेक्ट करंट which would produce heat at the same rate in a resistor as a given alternating current। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, जितनी ये हीट प्रोड्यूस करेगा किसी रेजिस्टर के अंदर, उतनी हीट जो है वो हमारा जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट है वो प्रोड्यूस करेगी। मतलब इफेक्ट्स में दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। इसी तरह जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, V इफेक्टिव इज इक्वल VRMS इज इक्वल V0 ओवर √2 इज इक्वल टू 0.707 V0, ये भी कह सकते हैं। ये वोल्टेज के लिए और ये करंट के लिए, ये बातें याद रखिएगा। एक और डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होगा ना तो साइन 45 या कॉस 45 0.707 होते हैं, इसलिए साइन 45 या कॉस 45 के ऊपर जो वैल्यू होगी करंट की या वोल्टेज की, वो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती हैं। हमारे जो आमतौर पर मीटर्स लगाए जाते हैं जो जिसमें हम जो जिससे करंट मेजर करते हैं, वो आमतौर पे RMS वैल्यू ही मेजर करते हैं। तो RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू एक ही बात है। क्या होती है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट
is that direct current which would produce heat in a resistor or load as the given alternating current equally. या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको, इट इज द इक्वल टू द स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, ये जो ऊपर आपने लिया स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ये मीन स्क्वायर वैल्यूज की आपने, ये मीन स्क्वायर वैल्यू 0 प्लस आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ AC is called RMS value or effective value or virtual value of the alternating current. Next है phase of AC. What is phase? Phase is the difference of the angle between two alternating quantities. The difference of the angle between two waveforms. तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिस तरह करंट और वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उनके बीच में एंगल का क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज कॉल्ड फेज ऑफ द AC या फेज. फेज जो है वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपको करंट या वोल्टेज की वैल्यू बताता है. नो फेज लैग क्या होता है, फेज लैग मीन पीछे रह जाना, तो फेज लैग मीन फेज कैसे पीछे रह जाता है, फेज लैग क्या आता है. If the second waveform lags behind the first waveform, अगर दूसरी वेव फर्स्ट वेव से पीछे रह जाए by some angle theta, तो हम कहते हैं ये फेज लैग कर रही है, दूसरी वेव जो है वो पहली वेव से लैग कर रही है या पहली वेव दूसरी वेव से लीड कर रही है. तो सेकंड वेवफॉर्म जो होगी वो क्या कर रही होगी, सेकंड वेवफॉर्म हैज फेज लैग टू फर्स्ट वेवफॉर्म. द फेज angles of first waveform at points A, B, C and D are shown at the upper sides of the axis. ये दिखाए गए हैं 0, B, C, D, E, F. ये मुख्तलिफ जो है वो इसका फेज दिखाया गया है कि कहाँ पे कितना कितना होगा. A पे और B पे ये दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी, एक डॉट वाली नज़र आ रही है आपको, ये डॉट वाली है, एक सॉलिड लाइन नज़र आ रही है. इन दोनों के बीच में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर A, B, C, D, E, F के ऊपर क्या क्या डिफरेंस ऑफ द एंगल है ये ऊपर शो कर दिए गए. 0, π/2, पाई यहाँ पे होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2π है, ये 5π/2 है. ये एंगल्स होते हैं जो हमने शो किए हैं. डिफरेंस नहीं शो किया अभी. डिफरेंस क्या, नीचे वाली का इसका यहाँ पे 0 है, दूसरी का 3π/2 है. 3π/2 उनके लोअर पी के ऊपर है तो -90 भी कह सकते हैं इसको. यहाँ पे इसका π/2 है, इसका 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका 0 हो गया जब वो π/2 पे पहुंची. और जब ये 180 पे पहुंच गई पाई पे तो ये π/2 पे है. यहाँ पे ये डॉटेड लाइन का π/2 है. इसी तरह आप समझे इस पॉइंट के ऊपर वन वेव जो ये वाली वन वेव, इसका एंगल 0 है, यहाँ पे 0 होता है. ये पॉजिटिव पीक पे π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, लोअर पीक के ऊपर 3π/2 होता है और फिर 2π होता है. ये 2π है, ठीक है. यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 0 है. अब जब वन वेव जो है ये वाली वन, जब उसका एंगल 0 है तो 2 वाली ये 2 है, ये इसे 2 कहते हैं. तो 2 का कितना है, 2 का ये लोअर पीक के ऊपर है, लोअर पीक पे कितना एंगल होता है 3π/2, 3π/2 या -90 कह सकते हैं इसको. ये तो अच्छा, अब देख इसका बढ़ते बढ़ते एंगल जब हुआ π/2 तो इसका एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 360 और 0 कहते हैं इसको, ये 0 हो गया, ये 0 उसका π/2. फिर इसका एंगल π/2 से बढ़ के 0 नहीं हुआ, π/2 के बाद पाई होता है एंगल, ये पाई हो गया और उसका 0 से बढ़ के π/2 हो गया, 2 का π/2 हो गया जी, ठीक है. और 1 का जब 3π/2 हुआ, ये 3π/2 हो गया यहाँ पे लोअर पीक के ऊपर, तो जो सॉलिड लाइन दूसरी वाली लाइन है, डॉटेड लाइन है, उसका वहाँ पे पाई हो गया. और अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो बनता है π/2. इसका मतलब क्या हुआ,
जो वेव 1 है वो वेव 2 से π/2 लीड कर रही है, आगे जा रही है। वेव 1 वेव 2 से π/2 लीड कर रही है। ये आप उसमें पढ़ें। एट पॉइंट बी, इस पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर क्या हो रहा है, द फेज ऑफ फर्स्ट इज π/2, पहली का यहाँ पे π/2 है ये वाला, और दूसरी का उसका 0 है। एंड दैट ऑफ द सेकंड इज 0, सेकंड का 0 है, फर्स्ट का π/2 है। It can be seen that each point of the second wave is less than π/2। हर जगह पे देखें π/2 जो है सेकंड वेव का एंगल कम है फर्स्ट वेव, पहली वेव की निस्बत। हैंस सेकंड वेव क्या कर रही है, लैग्स बिहाइंड द फर्स्ट वेव, या हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव जो है इज लीडिंग वेव 2, ये भी कह सकते हैं। तो ये 2 जो है वो लैग कर रही है, इसे फेज लैग कहते हैं। फेज लीड, फेज लीड क्या है, जिस तरह हमने पहले कहा कि वेव 2 जो है वो लैग कर रही थी 1 से, या 1 जो है वो लीड कर रही होगी 1 से, तो बिल्कुल उसी तरह ये कंसेप्ट है फेज लीड का। इफ द सेकंड वेव फॉर्म जो है अब क्या कर रही है, लीड्स फर्स्ट वेव फॉर्म, पहली वेव से लीड कर रही है सम एंगल थीटा, वी से इट इज फेज लीड। ठीक, जिस तरह अब ये दिखाया गया है सेकंड वेव। अब सेकंड वेव को देखें वो क्या कर रही है, ये डॉटेड लाइन सेकंड वेव है, तो यहाँ पे उसका एंगल कितना है π/2। ये अपर पीक है, अपर पीक पे पॉजिटिव पीक पे हमेशा एंगल π/2 होता है, लोअर पीक पे 3π/2 होता है, ये भूलना नहीं बातें। ये इसका है π/2, ठीक है, और 1 का उस वक्त है 0 यहाँ पे, 2 का है π/2 ए पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट पे क्या हुआ, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो 1 है उसका π/2 हुआ, तो जो 2 का क्या हुआ, देखो ये 90 है, π/2 है, उसके बाद कितना हो जाएगा इसका, आप मत समझिएगा ये 0 हो गया, 0 नहीं हुआ, ये हुआ 180 या पाई, ये 180 या पाई, तो ये पाई हमारे पास ये एंगल है, यहाँ पे पाई है। फिर उसके बाद ये लोअर पीक पे 3π/2, फिर आ जाएगा 2 पाई, जबकि 1 का π/2 के बाद पाई, फिर 3π/2, और फिर हो जाएगा इसका 2 पाई। अब डिफरेंस देखेंगे तो π/2 का बन रहा है एवरी पॉइंट के ऊपर, ए बी सी डी ई एफ के ऊपर देखें π/2 का डिफरेंस आ रहा है। कौन लीड कर रहा है, अब 2 लीड कर रही है और 1 लैग कर रही है, 2 लैग कर रही है, 2 लीड कर रही, सॉरी 2 लीड कर रही है और 1 वेव लैग कर रही है। 2 वेव 1 से कितना लीड कर रही है, π/2, π/2, सो π/2 या 90 डिग्री पे वो लीड कर रही देन दी फर्स्ट वेव, सेकंड फर्स्ट से π/2 लीड कर रही है, सेकंड वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट लीड्स फर्स्ट वेव फॉर्म ऑफ AC बाय π/2। अब इन लीड या लैग को हम शो करते हैं बाय वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड फेजर। व्हाट इज अ फेजर, अ रोटेटिंग वेक्टर representing a quantity such as an alternating current or voltage that varies sinusoidally is called a phasor, is called a phasor. What is phasor? I repeat, a rotating vector representing a quantity, a rotating vector representing a quantity such as an alternating current or voltage that varies sinusoidally is called a phasor। तो वेक्टर जो रोटेट करता है और रिप्रेजेंट करता है किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी को, उसे हम कहते हैं फेजर वेक्टर, सिंपली फेजर कहते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ फेजर। Alternating voltage and current are represented graphically as shown in figure। ये हम देख सकते हैं, ये वोल्टेज है, ये जो डॉट लाइन वोल्टेज है, जो सॉलिड लाइन है वो क्या करंट है। जब इसका एंगल 0 है उसका -π/2 है या 3π/2 कह लें, और जब
इसका वोल्टेज वाले का एंगल हुआ 90, यहाँ पे π/2 90 हुआ तो उसका हो गया 0। जब इसका हुआ 180 वोल्टेज का तो इसका हो गया π/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज है वो करंट से 90 के एंगल पे लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय the voltage V leading the current I, how much by 90 degree. These are graphically represented. अब ऐसी चीजों को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। द वेक्टर OI, ये O से लेके I तक, ये वाली चीज, ये O से लेके I तक, ये वाली, ये जो लाइन है OI, इट रिप्रेजेंट्स करंट, ठीक। द वेक्टर OI, O to I रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ द करंट होती है। ये जो हम ड्रॉ करते हैं लाइंस, ये जो लाइंस ड्रॉ करते हैं ये करंट की या वोल्टेज की, ये जो लाइनें ये क्या कर रही होती हैं, याद रखिएगा, ये लाइनें जो होती हैं ये RMS वैल्यू या पीक वैल्यू के मुताबिक ड्रॉ की जाती हैं या उनको रिप्रेजेंट करती हैं। सिंपली आप ये कहें रिप्रेजेंट करती हैं। जब भी किसी जगह पे आपको इस तरह यूं एक लाइन नज़र आएगी या ऐसे नज़र आएगी तो आप क्या कहेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो लाइंस हैं, इनकी जो लेंथ है, ये जो लाइंस हैं इनकी जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी और द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी, ये उसके मुताबिक ड्रॉ की जाती हैं। फिर ये जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज होती हैं, दे आर नॉट रेस्ट, दे आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वांटिटीज हैं वो अल्टरनेटिंग यूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो ज़ीरो होगी और उसके बाद वो पॉजिटिवली बढ़ रही होगी, जब वो ज़ीरो होती है उस वक्त उसको अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया जाता है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू, ठीक है। इस वक्त ये करंट को शो कर दिया गया, ये करंट इस वक्त ड्रॉ किया गया जब वो ज़ीरो था और वो पॉजिटिवली बढ़ रहा था, तो उसको हमेशा अलोंग राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं, राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दूसरी क्वांटिटी उस वक्त क्या कर रही थी, दूसरी क्वांटिटी जो थी वो उसकी ये पॉजिटिव पीक पे पहुंची हुई थी, उस वक्त उसको 90 के एंगल पे लीड कर रही थी, इसलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं ए ऐसे। ये हमारा वोल्टेज होगा जो करंट से 90 के एंगल पे लीड कर रहा है, ये करंट के 90 के एंगल लीड कर रहा है। ये करंट है, फेजर करंट शो किया और ये फेजर वेक्टर ड्रॉ किया, 90 के एंगल, ये डिफरेंस है। ये सिर्फ इस इंस्टेंट के ऊपर है। उसके बाद क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा। अब जो करंट होगा ये अपवर्ड चला जाएगा, यूं करंट अपवर्ड चला जाएगा ऐसे, और ये घूम के किधर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ। अब देखिए क्या हुआ, अब जो करंट होगा वो पॉजिटिव पीक पे होगा। अब करंट जो है देखें ये पहुंचते पहुंचते जहाँ पे ये पॉजिटिव पीक पे पहुंच गया, तो पॉजिटिव पीक पे पहुंचा तो अपवर्ड ड्रॉ किया, और जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो है और नेगेटिवली बढ़ना उसने, वोल्टेज देखिए ये वोल्टेज ये वाला यहाँ पे ज़ीरो है, नेगेटिवली बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ ड्रॉ किया गया। जो क्वांटिटी ज़ीरो होगी और पॉजिटिवली बढ़ रही होगी वो राइट साइड पे ली जाएगी, और जो क्वांटिटी ज़ीरो होगी जिस इंस्टेंट के ऊपर ज़ीरो होगी और नेगेटिवली बढ़ रही होगी वो लेफ्ट की तरफ ली जाती है। पॉजिटिव पीक पे, अपर पीक पे होगी तो अपवर्ड ली जाती है, लोअर पीक पे होगी तो डाउनवर्ड ली जाती है। अगर आप इस इंस्टेंट के ऊपर ड्रॉ करते यहाँ पे, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ वोल्टेज को लेते हैं आप अलोंग राइट साइड, वोल्टेज अलोंग राइट साइड लेते और करंट किधर लेते, करंट उस वक्त नेगेटिव पीक पे है तो डाउनवर्ड लेते हैं, नेगेटिव पीक पे करंट ऐसे लेते हैं, ये भी ठीक है। जिस मर्जी इंस्टेंट के ऊपर आप इनको ड्रॉ कर लें, ठीक। अब ये है जब उनके बीच में 90 का एंगल होगा, उस वक्त जो करंट या वोल्टेज को हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और दे आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ द सोर्स। ये जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज है ना, ये किसी सोर्स से जनरेट हुई हुई हैं, करंट या वोल्टेज
जो सी फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है ये रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, यूँ सर्कल के अंदर ये घूमे जा रहे हैं। ये जो वेक्टर्स हैं ये यूँ सर्कल राइट साइड अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड, फिर लेफ्ट साइड, फिर डाउनवर्ड, फिर उसी तरह इस जगह पे आ गया, क्योंकि यूँ इस तरह ये क्वांटिटीज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करी जा रही हैं। करंट और वोल्टेज इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, इसे हम कहते हैं फेजर वेक्टर करंट और वोल्टेज का। ये जब एंगल 90 होगा, अगर एंगल 90 नहीं है तो कोई एंगल थीटा है तो फिर उसके मुताबिक ड्रॉ करेंगे। मतलब हमारे पास सपोज एक ऑर्डिनरी क्वांटिटी 0 है और पॉजिटिव बढ़नी तो हम राइट साइड पे लिए, दूसरी का एंगल उस वक्त थीटा है, मतलब कोई एंगल 30 या 40 तो उसको फिर इस तरह ड्रॉ कर लेंगे उस एंगल पे। तो ये तो हमने पर्टिकुलर 90 एंगल लिया था ना पहले, तो ये कोई भी एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ये कोई भी एंगल होगा वोल्टेज और करंट के बीच में जो उस इंस्टेंट के ऊपर होगा, और ये वाली जो ड्रॉ की गई है ये 90 के एंगल के लिए, ये 90 का एंगल होगा पर्टिकुलर लिया गया। ठीक है, इस तरह हम अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर।